सिर्फ प्रीलिम्स तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके अंदर तो एज सच कुछ है नहीं, दैट इज एमसीक्यूज। तो वहां तो आंसर होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है बस। लेकिन मेंस जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, दैट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है वो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। अब जब आपको मेंस में आंसर लिखना होता है, मेंस बुकलेट मिलती है आपको, बुकलेट मिलती है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, तो वो ऐसी बुकलेट होती है। लाइक यहाँ पे मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पे मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, और आपको यहां पर आंसर लिखना होता है अपना। यहां पर आपको आंसर लिखना होता है। मैं एक हिंट दिखा देता हूं आपको। ऐसे ऐसे आपको व्हाइट पेज मिलेगा, जिसके अंदर यहां पे क्वेश्चन लिखा होगा, और आपको यहां नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, व्हाइट पेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ऐसी बुकलेट मिलती है। पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग इसमें से जो आपको मिलती है, कि आप जो भी नोट्स बनाओ, आप व्हाइट पेज पे बनाएंगे, क्योंकि आपको A4 व्हाइट पेज, A4 साइज। मैंने आपको बताया था, आप आज के बाद, कल से जब भी हम स्टार्ट करेंगे, 27 से जब हम स्टार्ट करेंगे, आप A4 रिम अपना रजिस्टर लाएंगे स्पाइरल करा के। सी क्यों? इसका रीजन सुन लो। सी पहली बात, आपको आदत हो जाएगी A4 पेज में लिखते कैसे हैं उसका। आपकी राइटिंग सीधी आनी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और जब सेलेक्ट हो जाओगे तब ऑर्डर भी वाइट पेज पे ही लिखने हैं। दूसरा, आपको स्पेस का पता चलेगा कि एक पेज पे मैं कितना लिख सकती हूँ, मैं डायग्राम कहाँ बना सकती हूँ, मैं क्या कहाँ कर सकती हूँ। तो इन छोटी सी चीज के लिए अलग से तैयारी क्यों करें? तो आज के बाद आप जब भी नोट्स बनाएंगे, आप अपने व्हाइट पेज पे बनाएंगे A4 वाले। यहां तक क्लियर हुआ सबको? पहली लर्निंग, ये जो यूपीएससी का पेपर मिलता है उससे, व्हाइट पेज A4 टाइप यहां पे नोट्स बनाएंगे। दूसरी सुनो, सिर्फ कुछ लोग आंसर लिखते हैं, मैंने चेक किए, कुछ लोग आंसर लिखते हैं यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि ओके, द पॉजिटिव्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, द पॉजिटिव्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 1 2 3। ये नहीं करना। यूपीएससी ने साफ हिदायत दी हुई है, आप ये ड्रॉ कर लीजिए अपने रजिस्टर में, नेवर राइट एनीथिंग ऑन मार्जिन, दैट इज नॉट काउंटेड। एनीथिंग, नेवर राइट एनीथिंग ऑन मार्जिन्स। नंबर्स भी नहीं लिखने हैं। सी ऐसे 1 2 3 या ऐसे कर दिया, ये भी नहीं करना है। यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखना। तो जब एक एस्पिरेंट आंसर लिखता है, और लेट्स से आपने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, तो एग्जामिनर को पता है क्या लगता है? कि आप पागल हो, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी और उसके बाद आप ये काम कर रहे हो। तो आप यहां पर कुछ भी नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, ये याद रखना है। जब आपको आंसर लिखना होगा अपने रजिस्टर में तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे कुछ नहीं लिखो। दूसरी लर्निंग क्लियर है? नेवर राइट ऑन मार्जिन्स, नेवर राइट ऑन मार्जिन्स। क्या है? सेकंड चीज क्लियर है? सेकंड चीज क्लियर है? एक तो A4 पे नोट्स बनाना अपना प्रैक्टिस शुरू करो, और जब आंसर लिखना होगा मार्जिन्स पे कभी नहीं लिखना है। दूसरी चीज। अब तीसरी चीज पे आ जाओ, पेन। पेन कौन सा यूज करना है सर? पेन कौन सा? सी क्या हम मल्टीपल कलर के पेन्स यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए? यस। प्रेफरेंस ब्लू एंड ब्लैक, रेड अवॉइड करेंगे। ब्लू और ब्लैक से लिखा करो। लेट्स से सी अपने, अभी मैं बताता हूं नोट्स पे किसके बनाने हैं। ब्लू और ब्लैक पे आप से लिखना, ब्लू से लिखो, ब्लैक से अंडरलाइन करो। मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हो। यू कैन यूज, क्या हम कोई भी पेन यूज कर सकते हैं? यस, इट कैन बी जेल पेन, इट कैन बी बॉल पेन, इट कैन बी इंक पेन, इट कैन बी पायलट पेन, जो आपका होता है। सबसे ज्यादा ये चलता है, मैं ये यूज करता था मेंस में लिखने के लिए। मेंस जिससे आपकी स्पीड तेज आए, जिससे आपकी स्पीड तेज आए, वो वाला पेन यूज करना है। सी मैं ये वाला यूज करता था, आप जेल पेन यूज कर सकते। बॉल पेन से ना क्या होता है, मोटी निब होती है ना, तो स्पीड तेज नहीं आती है। कुछ लोगों की आती भी है, तो यू कैन यूज दैट। तो मेंस में जब आप आंसर लिखते हो, कोई भी पेन अलाउड है,
कोई भी पेन अलाउड है, मल्टीपल कलर्स अलाउड है, प्रेफर करो ब्लैक और ब्लू, और मेंस के लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे। पर ये कुछ आंसर राइटिंग के पहली 3 लर्निंग, बेसिक लर्निंग्स। इन तीनों में कोई डाउट हो? ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है मेंस में कि सर पेन कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। चलो अब आते हैं, आपको तैयारी जब शुरू करनी है तो आपको कैसे, चलो वो मैं बता दूंगा। पहले मेंस की बात कर रहे हैं, आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने। देखो आ जाओ, ये हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस 2 तरीके के आते हैं यूपीएससी में। क्वेश्चंस 2 तरीके के आते हैं, शॉर्ट टाइप। सी आज यूपीएससी कभी भी पैटर्न बदल सकता है, एक होते हैं लॉन्ग टाइप। सी ऑप्शनल में शॉर्ट टाइप भी आते हैं क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप आपके 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 7.5 मार्क्स तक हो सकता है ना। लॉन्ग टाइप आंसर्स जो आपके होते हैं दैट इज 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 एंड 30 मार्क्स। इतने तक आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन, जो टाइप्स मिल सकते हैं। सी ज्यादातर आजकल जीएस में तो 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के ऑप्शनल के अंदर 20-30। तो यूपीएससी कभी भी बदल सकता है, डोंट वरी विद दैट। अब ध्यान से देखिए, सी अभी मैं बताऊंगा आंसर लिखते कैसे हैं, पर ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक ट्रिक याद रखना, इसके आंसर की एक ट्रिक याद रखना, ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट्स। ऑलवेज, वैसे तो नीचे वाले भी बुलेट पॉइंट्स में आजकल हम लिख पाते हैं, लेकिन ये ऑलवेज बुलेट पॉइंट्स के अंदर समझा रहा हूं। देखो यूपीएससी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा हुआ है। सी वैसे तो स्पेस देता है, वो क्वेश्चन दे दिया आपको बुकलेट में तो 10 मार्क के लिए 2 पेज दे दिए, 15 मार्क के लिए 3 पेज दे दिए। लेकिन यूपीएससी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा हुआ है कि यू शुड नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट। मैक्सिमम वर्ड लिमिट देता है वो 200 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। तो जब भी उसे लगता है ना कि वर्ड लिमिट आपकी एक्सीड कर, देखो 10-15% ऊपर नीचे चल जाएगा, पर जब एग्जामिनर को ये लगता है ना आपने वर्ड लिमिट ज्यादा लिखी है, वो पूरा क्रॉस कर सकता है और 0 मार्क्स दे देगा आपको कि जब मैंने तेरे को 200 वर्ड्स कहे हैं तो 300 में क्यों लिखा। तो आप देखिए बड़े क्वेश्चंस में तो 5-10-15 वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, लेकिन शॉर्ट टाइप आंसर्स के अंदर लेट्स से उसने कहा 20 वर्ड्स में आंसर लिखो व्हाट इज पार्लियामेंट, तो अब या व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब आप लिखने बैठोगे तो आपके आधे वर्ड्स तो यही हो जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट, इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट वेयर देयर इज नेट एडिशन ऑफ हीट। अब देखो लाइन सही है, लेकिन आप देखो इज, एम, द, ये आपके वर्ड्स वर्ड लिमिट के वर्ड खा जाता है। तो आप शॉर्ट टाइप सीधा आंसर लिखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइट फिनोमिनन, हीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग। आपने 3 पॉइंट्स भी लिख दिए, इज एम आर लिखने का वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, जब भी कभी छोटे क्वेश्चन आए उसमें एग्जामिनर आपकी ग्रामर वगैरह चेक नहीं कर रहा है, तो आप इज एम आर वाली प्रॉब्लम हटाओ। इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज एक वर्ड वो हो गया, इज दी लाइट फिनोमिनन द वर्ड हो गया। सिंपल लिखो, लाइट फिनोमिनन इनकमिंग मोर देन आउटगोइंग एंड ऑल दैट स्टफ। So are you getting this? Remove those punctuations and all सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तो जब भी कोई जीएस में तो नहीं आते, ये ऑप्शनल में ही आते हैं, ऑप्शनल में ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप उसके अंदर ही ऐसे लिखेंगे। यहां तक क्लियर है कि ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट्स, अवॉइड, यहां पे एक और पॉइंट लिख लो, अवॉइड इज, एम, आर, द, एटसेट्रा। ऐसे ऐसे वर्ड्स बच जाएंगे आपके जब आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, तो सीधा मुद्दे की बात लिखो और चलो। यस क्लियर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आए तो कैसे करने।
अब आ जाओ काम की चीज पे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब आ जाइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ज्यादातर यही मिलेंगे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए, सी कोई भी मार्केट में घूमने वाला गधा आपको बता देगा कि एक आंसर के अंदर, एक अच्छे आंसर के अंदर 3 चीजें होती हैं। देयर आर 3 थिंग्स इन अ गुड आंसर, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन वो ये नहीं बताते इसमें लिखना क्या है। तो एक आंसर में 3 सी, जैसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है? ग्लोबल वार्मिंग वाला ले लें। ग्लोबल वार्मिंग, या ऐसे कर लेते हैं, द इम्पैक्ट of greenhouse effect, the impact of greenhouse effect on humans, let's say ऐसा कोई क्वेश्चन है, the impact of greenhouse effect on humans। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या एक बेटर क्वेश्चन लिखते हैं, is greenhouse effect the greenhouse effect is harmful for humans। ऐसा लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन के अंदर, harmful for humans, एनालाइज, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए, हर आंसर में 3 चीजें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब हम देखते हैं इसमें लिखना क्या क्या है। देखो, ये वर्ड पे फोकस करो। यूपीएससी में अलग अलग वर्ड्स पूछे जाते हैं, एनालाइज, जस्टिफाई, क्रिटिकली एनालाइज। ये 3 फेमस वर्ड्स हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो तीनों का अलग अलग मतलब होता है, तभी तो यूपीएससी पूछता है। तीनों का अलग अलग मतलब होता है, तो हम एक एक करके वो भी देखेंगे। अब देखिए, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 3 चीजों में से 2 चीजें हमेशा सेम रहती हैं। लेट्स से जब आप इसका आंसर लिखने बैठेंगे, तो देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन इज अराउंड 15 to 20%, 15 to 20, sorry, इंट्रोडक्शन इज अराउंड 10 to 15% ऑफ योर आंसर। बेसिकली ये आपका हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें, 2 to 4 लाइन्स, इससे ज्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन 2 to 4 लाइन्स की होती है, कोई भी आंसर आप स्टार्ट करो। अब कॉलेज में हम कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर? हम ना लाइन ही रिपीट कर देते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ऐसे सिर्फ आप ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलोगे? नमन शर्मा। आंसर हो गया, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया। अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, इज ग्रीन हाउस इफेक्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, या ग्रीन हाउस इफेक्ट हार्मफुल है या नहीं। आपने आंसर स्टार्ट कैसे किया? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, तो दे तो दिया आंसर। क्यों पढ़ूं मैं आपके अगले 3 पेज? उस एक लाइन का जितना मार्क्स बनते हैं उतने दे देंगे, 0.05 आपको, खत्म। तो आज तक जब आप कॉलेज में लिखते आए हो ना, वो गलत लिखते आए हो, ये आपको भी पता है। तो भगवान के लिए जो आप कॉलेज में लिखते हो वैसे आंसर्स नहीं लिखने। से आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आपसे लेट्स से क्वेश्चन आया, वर्ल्ड बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एनालाइज। आपने स्टार्ट ही ऐसे कर दिया, वर्ल्ड बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो दे तो दिया आंसर। हमने आपसे पूछा था क्या ये इंपॉर्टेंट है, आपने पहली लाइन में बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, फिर आगे क्यों पढ़े हम? भाई क्वेश्चन आंसर क्या होता है? आपसे नाम पूछा, आपने नाम बता दिया, क्वेश्चन खत्म। मैं क्यों सुनूं आपके पड़ोसी कौन है, आपका जन्म कहां पे हुआ था, कब आपने साइकिल चुराई थी, कब आपने कैंटीन में खाना खाया था? मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। मेरे को नाम चाहिए था, आपने नाम दे दिया। आर यू अंडरस्टैंड? सी दैट इज व्हाई जब मेरे से कोई सेमिनार में या कभी पूछता है ना
कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग इन दिस पेपर, कि आज तक हमें सेल्फ स्टडी करना ही नहीं सिखाया, हमें बता से आप समझ गए हो। अगर आपने लाइन रिपीट कर दी तो आपने आंसर दे दिया, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। फिर यस और नो तो करो, यस तो करो कम से कम, कि समझ रहे हो कि इंट्रोडक्शन में कभी भी रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले याद रखना है, नेवर एवर रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि वो आंसर ही हो जाएगा। फिर 2 पेज में उसने पूछा हमें मार्क्स चाहिए, नेवर, ये लाइन कभी नहीं रिपीट करनी। फिर लिखे क्या, फिर लिखे क्या, क्वेश्चन नहीं रिपीट करना तो लिखे क्या। आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझा दो, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट जो पूछा गया है और रिलेटेड कंसेप्ट भी चलेगा। सी फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन में ये तो लिख ही सकते हो, लेट्स से यू कैन डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या यू कैन डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। आप रिलेटेड चीज भी एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेम कंसेप्ट करना है। सिमिलरली डिफाइन नहीं करना है, आप कुछ फैक्ट्स दे सकते हो, डेटा दे दो कि रिसेंटली अर्थ इज वार्मिंग एट दिस रेट, कोई डेटा पता है तो वो दे दो। या आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, लोग ये भी करते हैं, ये बेस्ट होता है। कोई कोट दे दिया, एजुकेशन पे क्वेश्चन है तो एजुकेशन का दे दिया, हेल्थ पे है तो हेल्थ का दे दिया। तो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डिफाइन कर सकते हो कंसेप्ट जो पूछा है, नहीं पता तो फैक्ट्स दे सकते हो, नहीं तो कोट्स दे सकते हो, कोट से स्टार्ट करो, बस लाइन नहीं रिपीट करनी है। यहां तक क्लियर। किसी भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन देखो, हर चीज के मार्क्स हैं, तो ये पहली सेगमेंट है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद एग्जामिनर पढ़ेगा, उसकी एक्साइटमेंट जागेगी कि आपको क्वेश्चन आता है, तब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये सब मैं करवाऊंगा जब हम कंसेप्ट्स करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे आंसर्स लिखे जाते हैं, ऐसे आंसर्स लिखे जाते हैं। ये क्लियर, अभी घबराना नहीं, अभी करवा नहीं रहा मैं आंसर राइटिंग आपको, मैं बस हिंट दे रहा हूं। ये क्लियर है। अब चलते हैं बॉडी पे, बॉडी में अलग से समझाता हूं। अब देखिए, या चलो पहले बॉडी समझा देता हूं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन, देन देयर इज बॉडी, देन देयर इज बॉडी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे। अब देखिए, इसमें एक पेज छोड़ देंगे, अगर आप लिख रहे हो मैं बाद में आप ड्रॉ कर सकते हैं। सी जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स पूछता है यूपीएससी। कीवर्ड्स जैसे फेमस हैं, एनालाइज, जस्टिफाई एंड क्रिटिकली एनालाइज या एक्सप्लेन, एंड क्रिटिकली एनालाइज या एक्सप्लेन, ये कीवर्ड्स पूछता है। तो हर एक का अलग मतलब होता है, मैं वो बता रहा हूं। तो लेट्स से पहले वर्ड उसने पूछा है एनालाइज। सी जैसे हमारा एग्जांपल है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, एनालाइज। किसे एनालाइज करो। से एनालाइज क्या होता है कि हमने आपको एक चीज बोली है, हमें बताओ क्या ये सही है या गलत है। मतलब वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आप बताओ सही है कि गलत। तो जब भी कभी क्वेश्चन में वर्ड या तो एनालाइज लिखा हो, या एक्सप्लेन लिखा हो, या कुछ भी ना लिखा हो, सीधा क्वेश्चन हो, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ, है ना, नथिंग मेंशन्ड, कुछ भी ना लिखा हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप ऐसे ही करोगे। तो आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया, वो तो सेम ही है जो हमेशा रहती है। अब जब आप बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले यू राइट डाउन, जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, आप उस कंसेप्ट के सबसे पहले पॉजिटिव्स बता सकते हैं। पॉजिटिव्स ना हो तो आप कोई फर्स्ट व्यू दे सकते हैं कि मेरे को लगता है कि ये भी हो, या डायमेंशन दे सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल आंसर होता है, डायमेंशन दे सकते हैं। समझा रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन है, इज ग्लोबल, या क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनालाइज, कि ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल है लोगों के लिए, बताओ। तो आप पहले बताओ कि वो कैसे हार्मफुल नहीं है,
पॉइंट्स बनाओ आप कि वो कैसे हार्मफुल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आप देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट से हैज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन प्लैनेट। पॉजिटिव्स बताओ जितने भी आते हैं, लाइफ पॉसिबल ऑन प्लैनेट से मैंने पहले ही बोला है, हम आंसर लिखते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है, दोनों साइड का व्यू सुना उसके बाद जजमेंट दी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप बताओ लाइफ पॉसिबल है प्लैनेट पे, ग्लोबल वार्मिंग कोल्ड टेम्परेचर्स के अंदर हीट ट्रैप करने के लिए मदद करता है, हीट ट्रैप करने के लिए मदद करता है, ऐसी चीजें बताओ। एक बार आपके जितने पॉइंट्स हैं पॉजिटिव्स के लिख दिए, फिर आप या तो नेगेटिव्स दे दो, या कोई और व्यू है आपके सामने, सेकंड व्यू है, या आप उसकी डायमेंशंस दे दो, कोई जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, वो दे दो। अब आप बताओ कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हार्मफुल हो रहा है। सी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है ना, डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं, डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं, इरोजन हो रहा है, लैंड सबमर्ज हो रहा है, लैंड सबमर्ज हो रहा है। तो लेट्स से आपने पॉजिटिव्स दे दिए, नेगेटिव दे दिए। देखो जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करो ना, तो एक रफ चार्ट बना लिया करो कि अच्छा पॉजिटिव्स ये हैं, नेगेटिव्स ये हैं, लिख लिया करो पॉइंट्स, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में आंसर चाहिए हमें, आपको आंसर का स्ट्रक्चर आपका हमें साफ दिखना चाहिए। अगर बाय चांस सी लेट्स से आपने, ऐसा नहीं है जैसे कॉलेज में करते थे जो मन में आ रहा है लिखी जा रहे हो, पहले 3 पॉजिटिव लिखे 5 नेगेटिव लिखे फिर पॉजिटिव लिख दिया, जी नहीं। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ रहा है, वो पॉजिटिव्स पढ़ रहा है तो उसे दिखे कि मैं पॉजिटिव्स पढ़ रहा हूं, उसके बाद नेगेटिव्स, मिक्स नहीं करना है। तो आपके पास पहले आइडिया होना चाहिए मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। सी उसके बाद आपने दोनों चीजें लिख दी, दोनों व्यू दे दिए, फिर बॉडी के अंदर आप इन दोनों को कोरिलेट करोगे, कोरिलेट फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। सी फॉर एग्जांपल आपको कोई आके बोले नमन ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो फर्स्ट व्यू क्या होगा, आप उसका व्यू सुने, फिर आप मेरा पक्ष सुने, उसके बाद आप दोनों को साथ में रख के देखें कौन सही है कौन नहीं। व्यू का मतलब ये हो गया। कोई नॉर्मल क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, कोई नॉर्मल दूसरा फार्म बिल्स है तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी, ऑपोजिशन क्या कह रही है, वो वाला, दोनों को कोरिलेट करो। सिर्फ आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, आप जब कोरिलेट करेंगे आपने नेगेटिव ज्यादा दिए हैं, पॉजिटिव्स कम दिए हैं, तो अब आप बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, आप या तो पॉजिटिव जा सकते हो या नेगेटिव, आपके अकॉर्डिंग या तो ग्लोबल वार्मिंग हेल्पफुल है या हार्मफुल है, ये आप बताइए, और आपके डेटा के अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो क्या है, हार्मफुल है। से आप समझे, आपको जजमेंट दोनों साइड बता के, सी लेट्स से मैं आपको बोलूं फार्म बिल्स अच्छे थे या बुरे, तो आप पहले इंट्रोड्यूस कर दो फार्म बिल्स थे क्या, उसके बाद फार्म बिल्स के पॉजिटिव्स बताओ, लेट्स से 5 पॉजिटिव्स आपने बताए, फिर आप फार्म बिल्स के नेगेटिव्स बताओ, आपने 15 नेगेटिव्स बताए। अब आप बताओ कि दैट इज व्हाई आई थिंक फार्म बिल्स नीड इंप्रूवमेंट। आप नेगेटिव भी जा सकते हो, पॉजिटिव भी जा सकते हो, पर देख लेना भाई जिसके ज्यादा पॉइंट्स हैं उसी तरफ लिखना, वरना अजीब लगता है, पता चले पॉजिटिव 1 लिखे 20 नेगेटिव लिखे और कह रहे हो पॉजिटिव है। सी समझ रहे हो ये वाली चीज की नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपसे आए आपको एकदम न्यूट्रल होके उसे मल्टीपल साइड से एनालाइज करना है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, अब हमें लग रहा है ये। अब बुलेट पॉइंट्स में लिखो, पूजा अच्छा लगता है, बुलेट पॉइंट्स में लिखो अच्छा लगता है, पैराग्राफ में टाइम ज्यादा लग जाता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, पैरा भी हर बंदे का अलग स्टाइल है, आजकल बुलेट पॉइंट थोड़ा टाइम बचा लेता है तो आप वो कर सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कहीं भी जा सकते हो। सर कोरिलेट करके अपना व्यू दे सकते हैं या नहीं, यहां पर नहीं देना, एनालाइज वाले क्वेश्चन में नहीं देना, वो इधर देंगे, इसीलिए 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। तो आप जो है आप पॉजिटिव भी जा सकते हो कि वो हार्मफुल है या नहीं है, आप कुछ भी बता सकते हो। सी लेट्स से आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल है, इसके बाद आप आओगे कंक्लूजन पे। सी अब प्रॉब्लम पता है क्या है, आज तक आपने कॉलेज में जो आंसर लिखा है ना, आपने इसको कंक्लूजन समझा है, आप एंड कर देते थे हेंस ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी हार्मफुल। नो, सी आप आईएएस बन रहे हो, प्रॉब्लम तो दुनिया गिना देती है, आपको सॉल्यूशन गिनाना है। कंक्लूजन जो होता है मैं आपको यहां पे ऊपर बता देता हूं,
कंक्लूजन जब भी होता है किसी भी आंसर का, कंक्लूजन, पहली बात तो ये एक लाइन का नहीं होता, ये कम से कम 20 से 25% होता है आपके आंसर का, दैट इज अराउंड 5 to 6 लाइन्स। और इसमें लिखना क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सी रोते हुए आंसर ना छोड़ो, ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज फ्यूचरिस्टिक। सी जो भी प्रॉब्लम है बता दो पहले आंसर में, एनालाइज करते हो, कंक्लूजन में बताना है आगे क्या करना है, इट इज बेसिकली वे फॉरवर्ड, आगे क्या करें। सी आप बोल दो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत परेशान है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब क्या करें। सी पॉजिटिव नोट पे छोड़ो ना, गलतियां तो सड़क पे चलता हुआ पान वाला भी गिना देता है, आप में और उसमें क्या फर्क है, आपके पास सॉल्यूशन है। आप आपको कोई बोले क्या इंडिया में करप्शन है, यस, कंक्लूजन ऐसे सुधर जाएगी। सी आपको तभी तो गवर्नमेंट में लाएंगे। लेट्स से आप आंसर लिख रहे हो देश का कुछ नहीं हो सकता, फिर क्यों आ रहे हो गवर्नमेंट के अंदर। हमेशा पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक, आगे क्या करना है, इसके अंदर हम रिकमेंडेशंस लिखते हैं। सी रिकमेंडेशंस कि इस कमेटी ने ये कहा था, न्यू, सी आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। लेट्स से आपको कोई बोले वुमेन, इंडिया में वुमेन सिचुएशन एनालाइज करो, तो आप क्या बोलोगे, बहुत बुरी है, ग्लास सीलिंग है, वॉयलेंस है, सब कुछ है, पर कंक्लूजन क्या दोगे कि ये स्कीम्स चला दो बेटर हो जाएगी, एजुकेशन दे दो, वुमेन की ये स्कीम्स चल रही, ये कर दो, हेल्पलाइन स्टार्ट कर दो। आंसर हमेशा पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है, चाहे आप पॉजिटिव हो बॉडी में या नेगेटिव हो, डजंट मैटर। से आप समझ गए, आपको ये बताना है आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, समझ आया। कंक्लूजन कम से कम 5 से 6, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मार्क्स मिलने वाले, इसके बाद मार्क्स मिलने वाले, तो ये अच्छा होना चाहिए। मैं करवाऊंगा आपको हर क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी जानना है। आपको कोई बोले फार्म बिल हटा लिए बुरे थे, हाँ ठीक है, अब सॉल्यूशन बताएंगे, अब क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन क्लियर है सबको। सर कैन बी राइट एग्जिस्टिंग, या एग्जिस्टिंग लिखो, वही लिखनी है, वही लिखनी है। बस आपको ये बताना है कि अभी ये समस्या है और कैसे हम इसे या तो सॉल्व कर रहे हैं या कर सकते हैं, अब बताओ आप। यहाँ पे, यहां पर तो आपका नॉलेज चेक होगी कि आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या पढ़ा है वो यही चेक होगा। सोच, करप्शन बहुत है देश में, बिल्कुल है, ऐसे सॉल्व करो। सी कॉमन मैन सड़क पे खड़ा होकर रो रहा है, रोड टूट गई, बारिश में पानी भर गया, क्या करें, हम बताएंगे कि इस फोन पे कॉल करो, ये करो, वो करो। कंक्लूजन क्लियर है ना। तो बॉडी का एक कीवर्ड होता है एनालाइज, तो चाहे आप नेगेटिव चले जाओ, कंक्लूजन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक, है ना, जो बॉडी के बाद एक पैराग्राफ आएगा वो। अब एनालाइज के बाद एक और वर्ड होता है जस्टिफाई। सी ज्यादातर क्वेश्चन यही है, ज्यादातर क्वेश्चन एनालाइज ही आता है। लेट्स से दूसरा कीवर्ड आ जाए, दैट इज जस्टिफाई। सी आपका सेम क्वेश्चन हो और आगे जस्टिफाई लिख दें कि ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, जस्टिफाई। एनालाइज की जगह वर्ड लिखा हो जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है, जस्टिफाई को हम कहते हैं इसे प्रूव करो। सी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल, एनालाइज करो कि हुआ है या नहीं है। तो आप कहीं भी जा सकते थे, आप ये भी कह सकते थे वो अच्छी है, आप ये भी कह सकते थे वो बुरी है, लेकिन जब सेंटेंस के पीछे वर्ड आ जाए जस्टिफाई, तो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको उसे क्या करना है, प्रूफ। एग्जामिनर ने आपको कहा है ग्लोबल वार्मिंग हार्मफुल होती है, इसे प्रूव कर, तो आपको, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है ये बताने का कि ग्लोबल वार्मिंग अच्छी है। देखो आंसर आपको वैसे ही लिखना है, ध्यान से देखिए। सी कभी भी वन साइडेड आंसर तो हम वैसे ही नहीं लिख सकते, तो आंसर आपको वैसे ही लिखना है। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो मैंने आपको बता दिए, उसके बाद जब आप बॉडी लिखेंगे तो बॉडी में भी ऐसे ही होगा, आप पहले पॉजिटिव्स बताएंगे और उसके बाद आप नेगेटिव्स बताएंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग गलत है, तो एंश्योर ये करना पॉजिटिव्स के आपने 3 पॉइंट्स बताए, तो नेगेटिव्स के आप 6 पॉइंट्स बता रहे हो, ज्यादा पॉइंट्स बता रहे हो। और यहां पर जब आप को रिलेट करोगे, यहां पे आपको जस्टिफाई करनी है, जस्टिफाई द
स्टेटमेंट। उसने कहा था ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल, तो यहां पे आपको प्रूफ करना है हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हार्मफुल, क्योंकि आपने नेगेटिव ज्यादा दे देंगे आप। See, just understand what is the difference between analyze and justify. In analyze आप कहीं भी जा सकते हो। आपको मैंने बोला कि ये पेंसिल अच्छी है, एनालाइज। आप ये भी बोल सकते हो पेंसिल अच्छी है, आप ये भी कह सकते हो पेंसिल बुरी है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला है पेंसिल बहुत अच्छी है, प्रूफ कर, तो आपको बताने दोनों चीजें हैं कि ये अच्छी क्यों है, बुरी क्यों है। लेकिन आपको एंड में यही बोलना है कि ये अच्छी है। आपको प्रूफ करना है कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे। तो लेट्स से अगर क्वेश्चन ये होता ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस, तो आप उल्टा कर देते, पॉजिटिव ज्यादा लिख देते, नेगेटिव्स कम लिख देते। देने दोनों साइड्स हैं, देनी दोनों साइड्स हैं, लेकिन यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है अपना मन फॉलो करने का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो उस हिसाब से अपने पॉइंट से, लेट्स से आपको पॉजिटिव 7 पॉइंट्स आते हैं, कम कर दो, 3 ही लिखना, क्योंकि वो अच्छा लगता है कि भाई आपने प्रूव किया है अच्छे से। ये समझ गए? तो क्वेश्चन जो दिया होगा आपको वही प्रूफ करना है, देनी दोनों साइड्स है, देनी दोनों साइड्स है। यहां पे आपके पास जो लिबर्टी थी बॉडी के 3rd पैरा में एनालाइज में, वो आपसे छिन गई है, वो आपसे छिन गई है। आपको जस्ट जस्टिफाई करना है। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा, जस्टिफाई जैसे भी बोल दें, कंक्लूजन आपका सेम ही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, फ्यूचरिस्टिक, जो मर्जी कह दें, ये तो करना ही है। हाँ, कंक्लूजन तो हमेशा पॉजिटिव, कंक्लूजन तो हमेशा कि आगे क्या करें हम, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है बॉडी से। बॉडी के अंदर बस थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर चेंज होगा और कुछ नहीं है। तो इज द वर्ड क्लियर? जस्टिफाई, जस्टिफाई की जगह प्रूफ भी लिखा होता है, प्रूफ, ज्यादातर जस्टिफाई लिखा होता है। क्या दूसरा कीवर्ड क्लियर है सबको? दूसरा कीवर्ड क्लियर है? ऑप्शन नहीं आपको कहीं जाने का यहां पे। और तीसरा वर्ड इज सेम एज एनालाइज, बस इसमें वर्ड आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज। तो तीसरे वर्ड पे भी आ जाओ। थर्ड कीवर्ड इज क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज के अंदर, क्रिटिकली एनालाइज के अंदर सेम चीज है, सेम क्वेश्चन हो अगर उसके आगे लिख जाए क्रिटिकली एनालाइज, है ना। तो इसके अंदर आप देखिए वही सेम इंट्रोडक्शन, सेम इंट्रोडक्शन, है ना। उसके बाद जब आप बॉडी दे रहे हो, बॉडी में सेम पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स या व्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, जो आप देखो, ये तो लिखना ही है, ये आपकी नॉलेज है। आपसे पूछ रहे मन सर्व शिक्षा अभियान अच्छा है या बुरा है, ये तो आपको देना ही है। क्रिटिकली एनालाइज में यू कैन गिव योर व्यू पॉइंट इररिस्पेक्टिव, और आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो। लेट्स से आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आया, आपने 2 पॉजिटिव्स लिखे और 5 नेगेटिव्स लिखे, लेकिन आप बोलो कि नहीं नहीं ये पॉजिटिव ही, आप अपना व्यू दे सकते हो कि मेरे को लगता है। ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं सोशल इश्यूज पे कि भाई इंडियन वुमेन क्या आज एम्पावर्ड है, आप बोलोगे नो, नेगेटिव्स बहुत ज्यादा है। तो आपसे पूछ लेंगे कि ये डिवोर्स हो जाना चाहिए, आप बोलोगे कि नहीं धीरे धीरे चेंज आएगा। क्या ट्रांसजेंडर्स को अलाउ करना चाहिए इंडिया के अंदर के नहीं? आप समझ रहे हो, ये ज्यादातर वो क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर समाज पे अभी डिबेट चल रही है कि फांसी हटा देनी चाहिए कि नहीं हटा देनी चाहिए, है ना, एजुकेशन होनी चाहिए इलेक्शंस लड़ने के लिए क्राइटेरिया के नहीं, जिसमें हम बस आपका सोच देखना चाहते हैं कितनी अच्छी है कितनी बुरी। इसमें सही या गलत आंसर नहीं होगा, किसी को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, किसी को कम, अपने व्यू पॉइंट के बेसिस पे। पर आप अपनी जजमेंट दे सकते हो, आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, जो मर्जी देना, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव। सी एनालाइज में आप अपनी जजमेंट नहीं दे सकते थे कि आई थिंक दिस शुड हैपन, यहां पर आप ये लिख सकते हो आई थिंक, या दिस शुड बी देयर, दिस शुड बी देयर, आप ऐसा लिख सकते हो कि आज लेट्स से लोग लेट्स से आपको कोई बोले क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन अलाउ होना चाहिए, एक सोचने वाला पॉइंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई
अलाउ तो होना चाहिए, हर बंदे का अपना चॉइस है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए जब तक हम लोगों को कन्विंस ना करते हैं, जब तक हम सेक्स एजुकेशन स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाने लग जाए। वरना ऐसा ना हो कि प्रोस्टिट्यूशन ओपन करने से उनका ध्यान भटक जाए। ध्यान भटक जाए मतलब दे थिंक सेक्स एजुकेशन प्रोस्टिट्यूशन से लेने लगे। आज इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, हम क्योंकि स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं देते, तो इंडिया लर्न सेक्स एजुकेशन थ्रू पॉर्न वेबसाइट्स, एंड दैट इज नॉट सेक्सुअल एजुकेशन, एंड दैट लीड्स टू रेप्स एंड ब्रूटल रेप्स। इंडिया में जब से डेटा सस्ता हुआ है ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न। जब से इंडिया में डेटा सस्ता हुआ है तब से इंडिया में रेप्स और ब्रूटल हो गए हैं। अगर आप देखो, जानवरों के साथ रेप हो रहा है, 3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डेटा सस्ता होने की वजह से हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं, टीचर्स वगैरह ने सेक्सुअल एजुकेशन क्या है। हमने वो वेबसाइट के ऊपर वो चीजें देखी और पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें लगा शायद यही होता होगा, बाहर होता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। See, you must have seen after 2015 जब से 2016 जब से जियो आया है, डेटा सस्ता हुआ है, the brutality in rapes has increased. Rape itself is a brutal thing, but brutality has increased because of this problem. तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि होना चाहिए कि नहीं, क्या बेटिंग को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं, क्या ट्रांसजेंडर्स को, क्या हम होमोसेक्सुअल मैरिजेस इंडिया में प्रमोट करें और क्या ना करें। डिफरेंस समझ आ गया एनालाइज और क्रिटिकल एनालाइज में। क्रिटिकली एनालाइज में हम आपको सामाजिक मुद्दों पे व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, जस्ट लाइक दैट, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो आप देखिए, एक तो ये ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आंसर राइटिंग आप जब भी करते हो, इंट्रोडक्शन बॉडी तो हमेशा सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम रहेगा। बॉडी के अंदर मैंने आपको बता दिया, इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। या तो पॉजिटिव्स लिखने हैं पहले, या आप फर्स्ट व्यू दे सकते हो, या आप कोई डायमेंशन दे सकते हो, डिपेंडिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। उसके बाद आप नेगेटिव्स देंगे, या आप सेकंड व्यू दे सकते हो, या आप कोई और डायमेंशन दे सकते हो। इसके बाद या तो आप एनालाइज कर सकते हो इसे, दोनों को कोरिलेट करके, या आप जस्टिफाई आपको करने को कहा जाएगा, या आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, कंक्लूजन तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही। कंक्लूजन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही। So this is the structure of a good answer in UPSC. हर एक के मार्क्स हैं, इंट्रोडक्शन के मार्क्स हैं, कंक्लूजन के मार्क्स हैं, बॉडी के मार्क्स हैं, बॉडी के सब पार्ट के मार्क्स। समझ आ गया एक अच्छे आंसर में क्या क्या चाहिए यूपीएससी को। ये यूपीएससी के चेयरमैन ने ही डायमेंशंस बनाई थी, मैंने वहां से आपको बताया।